मशीन की बॉडी को देखकर अभी के दिल ने कहा, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। अमीर का दिल और दिमाग कश्मकश में थे और इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो मशीन की तरह उठा और अपने रूम में आ गया। अमीर वहां से जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे अपने कपड़े के बीच में डायरी मिली। डायरी उसके पापा ने उसे बड़े प्यार से अपने पास रखने के लिए दी थी। कबीर ने एक नज़र उस डायरी की तरफ देखा और फिर उस डायरी को अपनी जैकेट की जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। सारा सामान पैक करने के बाद अभी देखा कि उसके निकलने में अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी था। अबीर ने इन 4 घंटे में उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में उसके पिता ने अबीर के बचपन से लेकर जिस दिन उस डायरी को भीड़ को दिया था उस दिन तक की सारी बातें विस्तार से लिखी हुई थी, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे थे जिन्हें स्टेपलर करके आपस में डायरी के कवर के साथ जोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उन पन्नों को इस तरह से रखा गया था। अबी ने नासमझी से उन पन्नों को देखा और फिर बहुत ही सावधानी से सटीक लड़की ने डाली। पन्ने खोलने के बाद जैसे ही अमीर ने पहला पन्ना पढ़ा उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। ये पहला पन्ना वो था जब अमीर का एक्सीडेंट हुआ था और उसके पापा ने एक्सीडेंट से जुड़ी हुई सारी बातें लिखी थी। इस पन्ने पर अमीर के पापा के आंसुओं की बूंदों के निशान भी थे। उन्होंने लिखा था, आज एक लापरवाही की वजह से मेरे अमीर की इतनी बुरी हालत है कि वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं है। मेरा दिल अनजानी आशंका से भरा हुआ है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं डॉक्टर आकर शीना कह दे कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, बस आंसुओं की बूंदों के निशान पड़े हुए थे। अमीर बिना कहे भी समझ गया था कि उस वक्त उसके पापा की हालत क्या होगी। अब यदि कांपते हाथों से एक और पन्ना आगे बढ़ाया, आज मुझे बहुत ही खतरनाक बात पता चली। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात डायरी में लिखनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये पता चलने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। काफी वक्त से मैं अबीर के बिहेवियर में आए हुए चेंज की वजह से बहुत टेंशन में था, लेकिन आज मुझे उसके इस बर्ताव के बीच असली कारण पता चला है। इसके पीछे भी वही एक्सीडेंट है जिस दिन अमीर का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन अबीर के ऊपर एक अजीब सा केमिकल गिर गया था। उस केमिकल के गिरने के बाद से ही अबीर में इतनी ज्यादा बदलाव आए। कोई भी अबीर के अंदर आए, वे बदलावों के पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अब लगने लगा है सब कुछ उस केमिकल की वजह से हुआ है। इससे आगे अमीर कुछ पढ़ पाता। उसे दरवाजे को लॉक करने की आवाज सुनाई दी। अमीर ने जल्दी से डायरी बंद की और अपने जैकेट में रख ली, फिर दरवाजा खोलने के लिए आगे चला गया। जैसे अमीर ने दरवाजा खोला, गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने चिट्ठी अमीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ड्यूटी जेल ने भेजी है, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। अभी ने पीली और सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां से चला गया और अभी उस चिट्ठी को एक तरफ फेंक दिया। तभी अचानक अमीर को उसके पापा की डायरी के कवर से कागज का एक कोना निकलता दिखाई दिया। अभी ने नासमझी से उस कागज के टुकड़े को खींचा तो वो एक एनुअल था। उसने एनुअल को उलट पलट कर देखा और फिर उसे खोला तो उसमें एक लेटर निकला। अबीर ने जल्दी से लेटर खोला। उसके अंदर लिखा था, कबीर, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कि पापा ने इस तरह से ये लेटर क्यों लिखा। बात यह है कि मैं शेष सब तुम्हारे सामने बोलने में हिचकिचा रहा था, इसलिए मैंने चिट्ठी लिख दी। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे बचपन में ही अपने सबसे खास दोस्त गिरीश की बेटी कशिश के साथ तय कर दी थी। जैसे ये चिट्ठी मिली तुम गिरीश से बात करके उसके पास पहुंच जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे समझोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में। ये गिरीश का नंबर है, तुम उससे बंद करके अपनी जेब में रखी और धीरे गहरी सांस लेकर ऊपर की तरफ देखा। छत को देखते हुए अचानक से कबीर के दिल में ख्याल आया, पापा ने डायरी में लिखा था कि मेरी ये हालत किसी केमिकल के गिरने की वजह से हुई है। अगर वह केमिकल मुझे मिल जाए तो शायद मुझे अपने आप को ठीक करने का रास्ता भी मिल सकता है। तभी उसके दिमाग में कहा, लेकिन वो केमिकल तुम भूलोगे। कहा अमीर ने इस बारे में एक बार सोचा और गहरी सांस लेकर का मेरा एक्सीडेंट भी मुंबई में हुआ था, शायद वहां जाकर कोई क्लू मिल जाए। शादी जाए भाड़ में, पहले केमिकल ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बिना मेरी जिंदगी कभी भी रास्ते नहीं आ सकती। अनजान लोकेशन, एक अंधेरी जगह पर बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई थी। उन सभी स्क्रीन्स पर एयरपोर्ट के लाइव फुटेज चल रही थी। तभी उस फुटेज पर एक लड़का नजर आया जो बिल्कुल अभी की तरह देख रहा था। उसे देखते ही एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, बॉस वो वापस आओगे।
अभावों से अपनी सारी पावर छीन सकते जो हमने अपने लिए बनाई थी। इस आवाज के आते ही एक लंबी चौड़ी से बचाई उस स्क्रीन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, सभी आदमियों को तुरंत भी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बोलो, कोशिश करना कि वो पूरे समय उस पर नजर रखे रहे और जैसे ही वो अकेला मिले उसे उठा लेना। रखना, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये आवाज नॉर्मल आवाज जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी धुन को इस्तेमाल करके ये आवाज निकाली गई थी। आवाज को सुनकर कोई नहीं बता सकता था कि बोलने वाला इंसान कोई आदमी था या फिर, और उसके शरीर की बनावट से भी इस बात का पता नहीं चल रहा था। उस आवाज के बाद ही भारी भरकम आवाज वाले आदमी ने एक कॉल लगाकर अपने सभी आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए, जल्द से जल्द सभी एयरपोर्ट पहुंचे। लड़की की फोटो तुम्हें मिल चुकी है, उस लड़के पर नजर रखो और मौका मिलते ही उसे अपने खुफिया अड्डे बल्ले का राजा, ना किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए। इधर अबीर इन सब बातों से अनजान अपना सामान उठाकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल की कोशिश कर रहा था। उसे सारे सिक्योरिटी चेक पास किए और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। वक्त अबीर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह इस सोच में डूबा था कि उसके पापा ने आखिर उसे इस तरह लेटर लिखकर कशिश से शादी करने के बारे में क्यों बताया। अबीर अब तक अपने पापा की इस बात के पीछे का मतलब समझ नहीं पाया था, वो सोच में डूबा हुआ था, इसलिए उसे अब तक आसपास की हलचल के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बहुत ज्यादा चौकन्ना आदमी था, लेकिन बेद जल्दी अमीर समझ गया कि उसके चारों तरफ कुछ शरीर से दिखने वाले आदमी बिखरे हुए थे। उन सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। कोई भी नॉर्मल आदमी देखकर बता सकता था कि उस पर नजर रखी गई थी, लेकिन अमीर जैसा चौकन्ना दिमाग वाला आदमी इस बात को मिस कर दे, ये होना इम्पॉसिबल था। अबीर तेजी से एयरपोर्ट के गेट के बाहर निकल गया। उसने अपने मोबाइल से एक कैब बुक की और वहीं वेटिंग एरिया में बैठकर कैब के आने का इंतजार करने लगा। अबीर पर नजर रखे हुए सारे आदमी चारों तरफ उस पर नजर रखे हुए थे। अचानक से अबीर की नजर एक लड़की बढ़ गई। उसे देखते ही अबीर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपनी आईब्रो चुराकर सामने की तरफ देखा। सामने से ब्लैक कैजुअल टॉप के साथ ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई लड़की जल्दी भी आ रही थी। उसका एटीट्यूड बहुत ही शानदार था। उसे देखते ही एक पल के लिए अमीर की नजरें उस पर टिक गई। अबीर एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। यामी यह वही लड़की थी जिसने जेल में अमीर के साथ ब्रेकअप किया था। इस वक्त यामी ने अपनी जेलर वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिव और पावरफुल लग रही थी। अभी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक से यामी की नजर अबीर पर पड़ी। अभी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन यामी ने इस वक्त एक भी शब्द नहीं कहा और बस अपना सिर घुमा लिया। तभी अमीर को एक कड़क आवाज सुनाई दी, क्या आदमी हो तुम, बिल्कुल शर्म नहीं है ना? तुम यहाँ भी मैडम का पीछा करते करते आ गए। मैडम ने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही है, तो फिर तुम यहाँ इस वक्त मुंबई में जाकर रहे हो। इस आवाज को सुनते ही अभी ने नासमझी से पलट कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। लिली, यामी की असिस्टेंट थी। लिली के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो ये सुनकर एक बल की शॉक्ड रह गया था, लेकिन फिर उसने लिली को इग्नोर किया और फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और मैगजीन पढ़ने लगा। अबीर ने दोबारा उन दोनों की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। जब यामी ने देखा कि अभी ने उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था तो यानी एक पल भी सरप्राइज हो गई। यामी ने बड़बड़ाते हुए कहा, किस किस्म का बीज यह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चलाया। वैसे तो इसे देखकर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकता होगा, पर क्या ये सब कुछ मेरी इंसल्ट करने के लिए कर रहा है? कहीं ये मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहा? यानी अबीर के बारे में सोच रही थी कि तीन आदमी तेजी से यामी की तरफ पहुंच गए। एकदम से तीनों लोगों ने यामी को घेर लिया और उसके सर पर रिवॉल्वर तान दी। एक आदमी ने यामी को धमकाते हुए कहा, जेलर तुमने हमारे बॉस को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए अब इस सब का हिसाब चुकाना होगा। अचानक हुई इस आवाज से एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए थे। तभी पीछे से एक आदमी की घबराहट भरी आवाज सुनाई दी, रिवॉल्वर लेकर एयरपोर्ट के अंदर कैसे आ गए? अभी ने उन लोगों की तरफ एक नजर
नजर डाली और फिर से अपनी नजर मैगजीन पर टिका दी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह अमीर को देखा ही नहीं दे रहा था। इधर यामी की असिस्टेंट लिली का चेहरा बुरी तरह से पीला बढ़ गया था। वो हैरान रह गई थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस गैंगस्टर के आदमी इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि वो लोग फ्लाइट तक भी पहुंच जाएंगे। लिली ने घबराकर अपना सर घुमाया और अमीर की तरफ देखने लगी। अभी उस वक्त अगर बैठा था वह जगह ब्लाइंड स्पॉट थी। इस जगह को तीनों आदमी देख नहीं पा रहे थे। अगर इस वक्त अमीर यानी को बचाने की कोशिश करता तो आराम से बचा सकता था। उसके पास इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए काफी स्पेस और पूरा मौका था, लेकिन अमीर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी मैगजीन पर नजर गड़ाए बैठा था। शायद वह देखना चाहता था कि ये तीनों आदमी क्या करने वाले थे। वो इस तरह से मैगजीन को देख रहा था जैसे वह मैगजीन बहुत ही सादा शानदार थी। उसमें ऐसा कुछ था जिससे वो अभी छोड़ना नहीं चाहता था। अमीर को ऐसे देखकर लिली को मनी मन बहुत ही ज्यादा चिढ़ महसूस हुई। लिली ने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैडम ने इस जैसे आदमी को छोड़ दिया जिसे काम का नहीं है आदमी। लिली इस वक्त अमीर से बहुत ज्यादा छिड़ी हुई थी, उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। लिली ने पलटकर यामी की तरफ देखा, जाने के चेहरे पर कोई दृश्य नहीं थे। वो इन 3 लंबे चौड़े गुंडों को अपने सामने देखकर बहुत ही शांत थी। उसे ऐसे देखकर लेनी को और भी घबराहट हो रही थी। यह सब जाओ और आधा दिन दहाड़े ये लोग आर्मी पर हमला कैसे कर सकते थे? इन्हें कैसे पता कि यामी आ रही थी और वह गुंडे किन पावर की बात कर रहे थे? जब वो लोग अमीर से उसकी पावर छीन पाएंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल का नाम है जीवन ऑफिशियल भोरे। 1 2 3 4 पूरी कहानी अगला एपिसोड में सुनिए। धन्यवाद।